आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ जो आपको हर एक एग्जाम में काम आएंगे। कोई भी एग्जाम आप फॉर्म भर रहे हो या कोई भी स्कॉलरशिप का आप फॉर्म भर रहे हो या किसी भी चीज़ का अदर चीज़ का फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि लोन के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट एग्जाम्स हो या फिर आपका किसी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रख लेने चाहिए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। A to Z सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगे आज के वीडियो में, इसके बाहर का कुछ नहीं लगता। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जब एग्जाम फॉर्म आ जाता है, लोगों के डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होते, वो अपलोड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाते, या फिर एडमिशन के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं जिससे वो एडमिशन नहीं ले पाते। सो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एस्पायरेंट हो, कोई भी फॉर्म भरने जा रहे हो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए डॉक्यूमेंट के बारे में जानना। डॉक्यूमेंट दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहला ये होता है कि जो आपके फॉर्म भरने टाइम लगते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त जो लगते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो। दूसरे वो डॉक्यूमेंट होते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाए, आप काउंसलिंग करवाओ, एडमिशन का टाइम आ जाए, तो एडमिशन के टाइम पे लगेंगे, ठीक है, यानी कि कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जा रहे होगे तो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सो वो डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं और फॉर्म भरने वाले डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। पहले फॉर्म भरने वाले डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के टाइम लगते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई भी फॉर्म भरने जा रहे हो तो उसमें आपकी फोटो जरूर लगती है। फोटो हमेशा वाइट बैकग्राउंड वाली आप यूज करो और फोटो कलर्ड होनी चाहिए। कलर्ड कहने का मतलब आपका चेहरा, आपका कपड़ा कलर दिखाई देना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड आपका सफेद होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ऐसी फोटो हर जगह एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लू बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड या किसी और बैकग्राउंड में लेते हो तो हर जगह एक्सेप्ट नहीं होगी। कहीं हो सकता है हो जाए, लेकिन हर जगह एक्सेप्ट नहीं होगी। मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो हर जगह एक्सेप्ट हो जाए। सो आप ऐसी फोटो खिंचवाओ जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। ऐसी फोटो हर जगह एक्सेप्ट होगी, ठीक है। फोटो आपको कम से कम 10-12 रखनी है। कोई भी फॉर्म फिल करोगे फोटो लगेगी, और काउंसलिंग जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाओगे तो 4-5 फोटो वहीं लग जाती हैं। सो 10-12 फोटो खिंचवा के रख लो। जहां भी आप फॉर्म भर रहे हो सेम फोटो यूज करो, ताकि कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम भी आपको सेम फोटो यूज करनी पड़े, ठीक है। अच्छा, नीट में एक ऑब्जेक्शन होता है कि नीट में डेट नीचे लिखा मांगते हैं, किसी किसी फॉर्म में नीचे डेट लिखी मांगते हैं, तो उसमें आपको तुरंत फोटो खिंचवाना पड़ेगा उस फॉर्म के लिए। बाकी फॉर्म्स के लिए आप फोटो खिंचवा के रख सकते हो, वो कहीं ना कहीं काम ही आएगी आपके, ठीक है। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर करके फोटो खींच के आप रख लो, जब भी फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरते वक्त अपलोड करने के काम आएगा। और सिग्नेचर हमेशा ब्लू पेन से करना और व्हाइट पेज पे, सादे पेज पे करना, जिसपे लाइन वगैरह ना हो, ठीक। तीसरी चीज आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये दोनों ही बहुत एक्टिव होना चाहिए। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से कोशिश करो कि लिंक्ड रहे। बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आप ज्यादातर फॉर्म नहीं भर पाओगे। सो कोशिश करो कि आपका बैंक अकाउंट, आपका फोन नंबर, आपका आधार कार्ड, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। अगर नहीं जुड़े हैं तो उसे जुड़वा लो, उसमें कोई लापरवाही आप लोग मत करो, नहीं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। आधार कार्ड, फोन नंबर, जो भी आपका एक्टिव फोन नंबर है, कोई एक ऐसा फोन नंबर रखो जो आपको कभी बंद ना करना पड़े। आप मान लो किसी वजह से आप बार बार फोन चेंज करते हो, तो कोई एक ऐसा नंबर बना लो जो आपको कभी ना चेंज करना पड़े, और वो नंबर किसी को आप मत दो, बस अपने लिए रखो उसे, ठीक है। सो अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ फोन नंबर आपको रखना है, और कोशिश करो आपका बैंक अकाउंट SBI का हो। SBI बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप्स आने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर बैंक अकाउंट। ये एक्सपीरियंस के तौर पे मैं कह रही हूँ, ये मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपका सिर्फ SBI ही होना चाहिए, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के तौर पे कह रही हूँ, अगर SBI रहता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं, या कोई गवर्नमेंट बैंक रहता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं स्कॉलरशिप्स आने के, ठीक है। सो आप कोशिश करो SBI बैंक अकाउंट एक खुलवा के रखो, उसको सब कुछ अपडेट करा के रखो, उसका ATM कार्ड बनवा के रखो, और उससे रिलेटेड अपना फोन नंबर रखो, आधार कार्ड रखो। ये 4 चीज जोड़ के रखो, आपके बड़े काम आएगी, हर जगह काम आएगी। इतना काम करके रखोगे ना तो आप फंसोगे नहीं कहीं फॉर्म भरने में, ठीक है। नेक्स्ट,
इसके बाद आपकी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। अब कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारी 10th की मार्कशीट में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, 12th में कुछ और है, या एक स्पेलिंग का मिस्टेक है। बच्चों, एक भी स्पेलिंग नहीं मिस्टेक नहीं चलेगा, आपको सब कुछ एग्जैक्ट रखना होगा अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 10th की मार्कशीट में जो लिखा है, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सब कुछ एग्जैक्ट हर एक डॉक्यूमेंट में आपके होने चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट में वो चीज़ मिसिंग है तो उस डॉक्यूमेंट को सही करवाइए, ठीक है। और अगर मेन आपकी मार्कशीट में ही गलती है तो उसको जिस बोर्ड से वो मार्कशीट है, जैसे कि यूपी बोर्ड से है तो इलाहाबाद से जाके सही होगी, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड है तो सेंट्रल दिल्ली में जाके सही होगा वो, तो उससे रिलेटेड आपको सही करवाना पड़ेगा। सही कैसे करवाओगे? आप अपने कॉलेज पे कांटेक्ट करो, वो लोग आपको हेल्प करेंगे मार्कशीट सही करवाने में, ठीक है। रिक्वेस्ट करो उनसे किसी भी तरह कि मेरी मार्कशीट में ये चीज़ गलती है, मुझे सही करवाना है, तो कॉलेज वालों की हेल्प से ही आप उसे सही करवा सकते हो। अपने अकेले आप सही करवाने जाओगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो जिस भी कॉलेज से आपको वो मार्कशीट मिली है, उस मार्कशीट को सही कराने के लिए पहले कॉलेज पे कांटेक्ट करो, फिर जिस बोर्ड से वो मार्कशीट रिलीज हुई है उस बोर्ड के पास आपको पहुंचना होगा, सारी डिटेल्स देनी होंगी, फिर वो नई मार्कशीट बना के देंगे। ये करीबन 3-4 महीने का प्रोसेस होता है, 3-4 महीने लग जाते हैं न्यू मार्कशीट बनने में। सो मेक श्योर कि आपका जब भी एग्जाम है, आपके मार्कशीट में गड़बड़ी है तो आप पहले से सही करा लो, ठीक है। अच्छा, सो ये बात है मार्कशीट से रिलेटेड। आपके 10th की मार्कशीट में जो चीज़ लिखा हुआ है, जो नाम है आपका, जैसे नाम के आगे कुमारी लिख दिया या कुमार लिख दिया, कुछ भी आपके नाम के आगे लिखा है, आपके मम्मी पापा के नाम के आगे लिखा है, एज इट इज़ आपके आधार कार्ड में, 12th में, और जो भी आगे आपकी मार्कशीट्स हैं वो सब जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने निश्चित है। हो सकता है फॉर्म भरने में ना आए लेकिन एडमिशन के टाइम पे आ जाए, ठीक है। सो ये बात का आपको बहुत ध्यान रहे, कुछ भी गड़बड़ी है अभी सही करा लो, और फ़ोन नंबर से लिंक करा लो अपना आधार कार्ड, ठीक है। नहीं बना है आधार कार्ड तो बनवा लो, फोटो अपडेटेड नहीं है तो करवा लो। ये सब चीज़ें आपको करवा के रखनी चाहिए। जब आप एस्पायरेंट हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले हो, तो आपकी मेहनत कहीं काम नहीं आएगी अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन कहीं कहीं लगता है। थंब इम्प्रेशन चाहो तो करके रख लो या फिर फॉर्म भरने टाइम आप कर लेना। किसी किसी फॉर्म में लगता है, हर फॉर्म में नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद आपका और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर 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 लगता है, हर एक फॉर्म में लगता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप मतलब जनरल हो, नॉर्मल जनरल हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, या फिर आपका कोई स्पेशल कोटा है, तो इससे रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट लगते हैं, 100% सर्टिफिकेट लगते हैं। और इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। सर्टिफिकेट्स कैसे होने चाहिए? आपके जो सर्टिफिकेट हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट, वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे 1 साल के क्या मतलब है मेरा, बताती हूँ। जो फॉर्म अप्रैल के बाद निकलते हैं, 1 अप्रैल के बाद निकलते हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट उसी साल का लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फॉर्म 27 अप्रैल को निकल रहा है 2025 में, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर कोई एग्जाम फॉर्म अप्रैल से पहले निकल रहा है, जैसे फरवरी, मार्च, जनवरी, ये सब में निकल रहा है, या दिसंबर में निकल रहा है, सितंबर में निकल रहा है, तो ऐसे केसेस में आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो पुराना 1 साल तक लगेगा। जैसे मान लो फरवरी 2025 में फॉर्म निकला, ठीक है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक। समझ गए बात को? अगर अप्रैल के पहले निकल रहा है तो उसके प्रीवियस वाला साल काउंट होगा, अगर अप्रैल के बाद निकल रहा है तो उसका अगला साल काउंट होगा, और अगर मान लो 1-2 अप्रैल को एग्जैक्टली फॉर्म निकल रहा है तो भी आपका प्रीवियस वाला काउंट होगा, क्योंकि बनवाने के लिए समय चाहिए, कम से कम 10-15 दिन का समय चाहिए बनवाने के लिए। सो अगर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में लग रहा है तो आप अपना प्रीवियस वाला यूज़ कर सकते हो, जो कि 1 अप्रैल 2024 का होगा। हर फॉर्म के लिए बता रही हूँ इन जनरल, इसलिए मैं सब कुछ बता दे रही हूँ। अगर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक है तो जनरली क्या होता है कि आपका पिछले साल का काउंट हो जाता है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद क्या है, जैसे कि 20 अप्रैल 30 अप्रैल का है, तो उस केस में क्या होता है, आपको नया बनवाना पड़ता है, उसी समय नया बनवाना पड़ता है, क्योंकि जनरली लोग लेते नहीं है 1 साल से ज़्यादा पुराना, ठीक। सो 1 अप्रैल के से आपको काउंटिंग करनी है कि कब आपका फॉर्म रिलीज़ हो रहा है, कब हमारा सर्टिफिकेट लगेगा। समझ आ गई बात? ये कास्ट सर्टिफिकेट की बातें हैं। लेकिन SC ST के लिए ये रूल नहीं है। SC ST का अगर 2-3 साल 4 साल पुराना है तो भी चल जाता है, लेकिन अगर आपका 10-12 साल पुराना है तो उसे आप रिन्यू करा लो।
मैं जानती हूँ कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा नहीं बनते। कई लोग कहेंगे कि हम दिल्ली से हैं, हम यहाँ से हैं, तो हमारा दोबारा नहीं बनता। बच्चों, दोबारा बनाने की बात नहीं हो रही है, रिन्यू करने की बात हो रही है। रिन्यू हमेशा होता है, हर साल रिन्यू करा सकते हो आप, उसी साल में 2 बार भी रिन्यू करा सकते हो। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रहे, आपको रिन्यू कराना है। अगर आप नया, कोई कह रहा है कि नया नहीं बन पाएगा, आपके साइबर कैफे वाले या तहसील पे आपको कहा जा रहा है कि नया नहीं बन पाएगा, तो आप कह दीजिए इसे रिन्यू कर दो, ये पुराना हो गया, इसे रिन्यू कराना है हमें। ठीक है, तो वो आपको कर देंगे। क्लियर? इसके बाद आपका, अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जा रहे हो, ठीक है, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है। आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी इनकम सर्टिफिकेट लगता है। जैसे कि आप अपने लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपके फादर का लगेगा। ऐसा रूल अभी रिसेंटली लागू हुआ है। तो आप अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हो तो अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट ही यूज़ करें, और कोशिश करें उसमें जो इनकम आप लिखवाएं वो 2 लाख से कम लिखवाएं, अदरवाइज स्कॉलरशिप नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा अलग अलग रूल है। बेसिकली यूपी में 2 लाख से ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप नहीं आती है। ठीक, नेक्स्ट, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपका पैन कार्ड या आपके फादर का पैन कार्ड, जिसके भी अकाउंट में आपको पैसे लेने हैं, उसका पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, तो पैन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हो, बाकी फॉर्म्स के लिए नहीं, खाली स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए। और अगर आप लोन वगैरह के लिए फॉर्म भर रहे हो, एजुकेशन लोन के लिए, किसी भी लोन के लिए, तो भी आपका पैन कार्ड लगता है। और स्कॉलरशिप फॉर्म और बैंक लोन्स के लिए, बैंक से रिलेटेड जो भी फॉर्म भरे जाते हैं उनके लिए बता रही हूँ अब एक्स्ट्रा। इसके पहले जो मैंने बताया वो सबके लिए कॉमन थे। अगर आप बैंक और स्कॉलरशिप के लिए भरने जा रहे हो किसी भी फॉर्म के लिए, मतलब जो बैंक से रिलेटेड है, उनके लिए 2-4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं। क्या? पहली बात, आपका पासबुक लगेगा, पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटो लगेगी। जिस बैंक से आपकी पासबुक है, पासबुक हमेशा मिलती है अकाउंट खुलवाने पे, तो वो पासबुक की फ़ोटो आपकी लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, बैंक के अकाउंट का नंबर लगेगा आपका। तीसरी बात, वो अकाउंट अपडेटेड होना चाहिए, केवाईसी उसका अपडेट होना चाहिए, फ़ोन नंबर उसका लिंक होना चाहिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड पैन कार्ड होना चाहिए। ये 4 चीज़ें लगती हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है, लेकिन 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र तो पैन कार्ड लगेगा ही लगेगा, बैंक से रिलेटेड काम के लिए, बाकी किसी फॉर्म में नहीं लगता। ठीक, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट हो गई किसी फॉर्म फिलिंग के टाइम। एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और लगता है किसी किसी फॉर्म में, जैसे कि मैं बता दूं, CSIR नेट का जो फॉर्म है, अगर आप MSc कर रहे हो, अभी पास आउट नहीं किए हो, तो आपका रिजल्ट अवेटेड का फॉर्म लगता है। ठीक है, सो ये सब आपको, वो फॉर्म स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो फॉर्म की वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि किसके लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो। ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है रिजल्ट अवेटिंग फॉर्म। जैसे मान लो आप 12th में हो, 12th का भी रिजल्ट नहीं आया, तो जिस भी फॉर्म को आप भरने वाले हो वहाँ पे एक मतलब फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा कि रिजल्ट अवेटेड है, अपने कॉलेज से मुहर लगा के लाओ कि आपका रिजल्ट वास्तव में आने वाला है, आप सच में पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फॉर्म भर दे रहे हो और आप पढ़ ही नहीं रहे हो। सो रिजल्ट अवेटेड कहीं कहीं लगता है, बहुत कम जगह लगता है। अगर आप नीट जेई के एक्सपायरेंट हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीट जेई BSc नर्सिंग ये सब में नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, खाली CSIR नेट और ऐसे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें लगता है। अच्छा, क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, काउंसलिंग करा ली, अब आपका एडमिशन होना है और आपको कॉलेज पे जाना है, तो आप ऐसे तो नहीं चले जाओगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने होंगे। जितने डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताए वो तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस साथ में आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। क्या लगेंगे? पहली बात, आप जो भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, जैसे मान लो आप नीट के लिए जा रहे हो, नीट का एग्जाम किस बेसिस पे होता है? 12th पास के बेसिस पे। तो आपके 12th की TC और माइग्रेशन लगेगी। भले आगे आपने कोई भी कोर्स कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। नीट एग्जाम किस बेसिस पे होता है? 12th के बेसिस पे। तो 12th का TC और माइग्रेशन लगेगा, वहाँ आपका BA BSc उस सबसे कोई मतलब नहीं है। 12th का TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते, जैसे कि यूपी बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट TC और माइग्रेशन में से कोई एक भी हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, और दोनों है तो सोने पे सुहागा। ठीक, अच्छा, तो TC और माइग्रेशन आपके लिए होना चाहिए। यूपी वालों को माइग्रेशन नहीं मिलता तो वो परेशान नहीं होंगे, वो TC से अपना काम चला लेंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा यूपी बोर्ड का सर्टिफिकेट देख के। ठीक, यूपी बोर्ड से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपी से बिलोंग कर रहे हो तो, यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो तो, यूपी बोर्ड से आपने पढ़ाई की है तो, CBSE से आप कर रहे हो तो आप चाहे जिस स्टेट के हो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट, डोमिसाइल, अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हो, स्टेट से रिलेटेड कोई आपने एग्जाम दिया है, या आप नेशनल लेवल का एग्जाम दिए हो लेकिन काउंसलिंग स्टेट की करा रहे हो, तो उस केस में डोमिसाइल लगता है, मतलब निवास प्रमाण पत्र। और निवास प्रमाण पत्र भी 1-2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलता है। सो 1-2 साल से ज़्यादा पुराना आप मत ले जाना, वरना वो डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक,
नेक्स्ट, इनकम सर्टिफिकेट लगता है। इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादातर कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे लगता है और वो इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम का होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एडमिशन अगर मई में हो रहा है, मई 2025 में, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आपका एडमिशन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल के मतलब फर्स्ट वीक में ही हो रहा है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का लगेगा। सो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर लगता है आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट। जैसे मान लो आपने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप 12th के बेसिस पे कोई एग्जाम दे रहे हो। जैसे मान लो CUET UG है, NEET UG है, ये 12th पास वाले बच्चे देते हैं। जो 12th पास के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो वाला अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो अगर 12th के बाद आपने कितने भी साल कुछ भी किया हो, तो आपका वो गैप माना जाता है। भले आप BA BSc कर रहे थे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, JEE की कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो गैप माना जाएगा। 12th के बाद अगर आप 1 भी साल 2 साल कुछ भी कर रहे हो और 12th के बेसिस पे एग्जाम दे रहे हो, तो उस केस में आपके जो बाकी साल है वो गैप माने जाएंगे। गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अनूप सर ने इसकी पूरी जानकारी दी है, आप देख सकते हो कैसे बनवाते हैं, क्या लिखवाना होता है, सब कुछ। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक, सो गैप ईयर सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट, जब आप काउंसलिंग करवाते हो तो काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो, काउंसलिंग के फॉर्म की प्रिंट आउट लगती है और अलॉटमेंट लेटर, आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो उसका एक लेटर आता है, वो आपका लगता है। फिर स्कोर कार्ड, जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है उसका रिजल्ट आया होगा, स्कोर कार्ड आया होगा, वो आपको लगता है। रिजल्ट को ही हम स्कोर कार्ड कहते हैं। इसके बाद है आपका एडमिट कार्ड। जब आप एग्जाम देने गए थे तो एडमिट कार्ड आया होगा, वो लेकर के आप एग्जाम देने गए होगे। आप सोच रहे होगे कि हमारा ये डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो गया, तो आपको पहले से ध्यान रखना है एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपी रखो। 1 कॉपी सबमिट हो जाए, 1 कॉपी अपने पास रखनी है, क्योंकि कॉलेज एडमिशन के टाइम पे ये लगेगी कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपने मतलब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम का फॉर्म भी कोई जगह लगता है, कई जगह नहीं लगता है, सेफ्टी के लिए आप रख लेना। इसके बाद फोटोज़ आपकी 5-6 फोटोज़ एटलीस्ट होनी चाहिए। वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम यूज़ की थी, या वो वैसी नहीं है तो कम से कम मिलती जुलती फ़ोटो रहे। आपने ब्लैक शर्ट में खिंचवाई थी फ़ोटो तो ब्लैक शर्ट में ही खिंचवाओ, कम से कम मिलती जुलती फ़ोटो रहे। ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका कोई भी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया और ये भी बता दिया कि कब का लगेगा। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब आपके पुराने नहीं होने चाहिए, रिसेंट के होने चाहिए। 1 साल पुराने तक ही चलेंगे। 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा, किसी भी हाल में नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 2-3 साल पुराना भी चलता है और डोमिसाइल भी कुछ केसेस में 2 साल पुराना तक चलता है। लेकिन अच्छा होगा कि आप अपडेट करा लो। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपके एग्जाम के लिए कैसा लग रहा है तो आप अपडेट करा लेना। 1 साल से ज़्यादा पुराना मत ले जाना। इनकम सर्टिफिकेट का भी सेम सिनेरियो है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना मत ले जाना। साल कहाँ से काउंट करोगे? 1 अप्रैल के बाद से। जैसे 2025 में भरने जा रहे हो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। नीट के लिए स्पेशली आपको जानना है कि कौन से डॉक्यूमेंट कब बनवाए, तो इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।